नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका वेलकम बैक है। इस प्रोग्राम के तहत हम न्यूज़पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। ये डेली करंट अफेयर वीडियोज़ है। बीच में कुछ दिन के लिए डेली करंट अफेयर वीडियो में हमने गैप किया था, लेकिन उन सारे करंट अफेयर्स को जो भी उन दिनों के थे हम आने वाली दो वीडियोज़ में, एक आज और एक कल, इनमें कवर कर लेंगे। यानी कि हम डेली जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उससे मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और अपना बैकलॉग जो है इसी के साथ समाप्त कर लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत अच्छे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है। ये बैच स्टार्ट होगा 22 अगस्त से होगा। इसमें जो क्लासेस की टाइमिंग रहेगी वो सुबह को 11:30 बजे रहेगी। इस बैच के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। एक परिचय हम ले लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो देखिए, गन्ने के लिए जो एफआरपी प्राइस है वो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो ये जो प्राइस है इसको कौन घोषित करता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा गन्ने की खेती के लिए कौन कौन सी कंडीशंस आवश्यक होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे एंड देन एक एमसीक्यू को हम इस पे सॉल्व करेंगे। सेकंड टॉपिक होगा वित्तीय समावेशन सूचकांक, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स है, ये आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। पिछले सूचकांक की तुलना में इस बार जो है एक अच्छा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो इस सूचकांक के बारे में हम पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आरबीआई की जो एक कार्य प्रणाली है उस पर बनाया है, उसे सॉल्व करेंगे। थर्ड टॉपिक होगा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण। इसको लेकर मिनिस्ट्री की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये अभियान क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम को इसके अंदर इंक्लूड करके इसे एक इंटीग्रेट प्रोग्राम के रूप में सरकार ने लॉन्च किया है, उन प्रोग्राम्स के नाम जानेंगे। साथ ही क्या वो नए दिशा निर्देश हैं, इसको हम समझेंगे। दैनिक एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। फिर देखिए चौथा टॉपिक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सरकार के द्वारा इन बैंकों की कार्य प्रणाली पर विचार किया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि आपको मोर डिजिटाइजेशन करने की जरूरत है, अपने कार्य को बेहतर करने की जरूरत है। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, कौन इनको सुपरवाइज करता है, किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, किस एक्ट के द्वारा ये बने हैं, कौन कौन सी समितियां इससे संबंधित है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। तो देखिए साइट्स कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस आप कह सकते हैं विधेयक को गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसके द्वारा जो हमारा वन्यजीव विधेयक है उसमें एक संशोधन किया जा रहा है। तो क्या कुछ नए प्रावधान इसके तहत हैं, उनको हम पढ़ेंगे। साइट्स पर एक क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्स विनबेक्स होगा। भारत और वियतनाम के बीच में ये एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक गोवा में समान नागरिक संहिता। हाल ही में एक पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा गोवा, जो कि भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इसका क्या है रिव्यू किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो पुराने पड़ चुके हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर। लगातार किसी नई बीमारी या किसी नए वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आज इसी कड़ी में अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, इसको हम समझेंगे। क्या एक विषाणु जनित रोग है या फिर एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये हम समझेंगे। देन इसके बाद शॉर्ट न्यूज़ है जिसमें अमेरिका की एक मिसाइल है, भारत ऑस्ट्रेलिया का एक अभ्यास है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए सेंटर ने जो एफआरपी है यानी कि फेयर और जो रेम्युनरेटिव प्राइस है शुगर केन यानी कि गन्ने के लिए, इसकी घोषणा की है। 15 रुपये पर क्विंटल बढ़ाकर उन्होंने बेसिकली इसको बताया है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो देखिए आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि गन्ने के लिए अगर किसी मूल्य की घोषणा सरकार करती है तो क्या ये केवल केंद्र सरकार करती है या स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट भी करती है। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये उठना चाहिए कि आखिर क्या एक कार्य प्रणाली होगी इस प्राइस को घोषित करने की। तो देखिए, गन्ने के बारे में जब भी प्राइस का निर्धारण किया जाता है तो सरकार काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर चलती है। जैसे एक तो होता है कि जो गन्ने से कितनी ज़्यादा चीनी आप निकाल पा रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि गन्ने की एक बेसिकली प्रोडक्टिविटी कितनी, उससे कितना आउटपुट आप ले रहे हैं, ये फैक्टर ध्यान में रखा जाता है। फिर चीनी मिलों को क्या एक प्रॉफिट होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। किसानों के लिए क्या मूल्य दिया जाना चाहिए, इसका एक ध्यान रखा जाता है। और इसी तरह के कुछ और फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एक प्राइस जो है केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित कर दिया जाता है। बेसिकली ये एमएसपी की तरह ही है, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो हम क्यों देते हैं। मान लीजिए मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस सप्लाई और डिमांड के बेस पर निर्भर करता है। अगर मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा है तो प्राइस नीचे गिर जाते हैं, अगर किसी चीज़ की कमी है लेकिन लोग उसकी मांग ज़्यादा कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर उठ जाते हैं। कृषि के मामले में देखिए, हमारे यहाँ कोल्ड चेन स्टोरेज नहीं है, यानी कि टमाटर की अगर बम्पर उपज हुई है और उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है तो लगातार मंडी में क्या है, टमाटर की अधिकता हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टमाटर मंडी में आने से टमाटर का प्राइस गिर जाएगा। तो इसीलिए जैसे चावल हो गया, जो कि एक मेन फसल है जिसको भारत के किसान उपजाते हैं, सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में इस प्राइस से नीचे चावल नहीं बिक सकते। कोई किसान से उससे कम प्राइस पर चावल नहीं खरीदेगा। किसान बाध्य नहीं है कम प्राइस पर अपनी फसल बेचने के लिए। तो मान लीजिए मार्केट तो तैयार नहीं है उतना पैसा देने के लिए, तो उतना पैसा कौन देगा। तो सरकार गारंटी देती है कि अगर इस प्राइस पे या इससे ऊपर आपकी फसल नहीं बिकी तो आपकी फसल को हम खरीद लेंगे, राइट। तो इस एमएसपी की तरह ही गन्ने के लिए एक मूल्य की घोषणा सरकार करती है जिसको एफआरपी कहते हैं, राइट। इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि गन्ने का एक उचित मूल्य किसानों को मिले, ठीक है, वो सस्टेन कर पाए। इस बात के लिए सरकार ही कह देती है कि जो चीनी मिल हैं वो किसानों को गन्ने का इतना पैसा तो देंगे ही देंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ गए। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि जो गन्ने का ये प्राइस है इसको केंद्र सरकार भी घोषणा करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी घोषणा कर सकती हैं। केंद्र सरकार तो मैंडेटरी रूप से करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की इच्छा होती है कि सेम उसी को ही कर दें या फिर उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहती हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में अब हम स्लाइड पे क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए, गन्ने का मूल्य सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब इसको केंद्र सरकार करती है तो एफआरपी कहते हैं, जब इसको स्टेट गवर्नमेंट घोषणा करती है तो उसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, देखेंगे। तो देखिए, जो बेसिकली कृषि लागत और मूल्य आयोग है वो सिफारिश करते हैं। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है वो सारे फैक्टर्स की कैलकुलेशन करने के बाद कुछ प्राइजेस की एक रिकमेंडेशन सरकार को देते हैं कि हमें लगता है ये प्राइजेस का होना चाहिए। फाइनल से केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार में भी किसका होगा, तो देखिए, जो हमारे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, उनके द्वारा फाइनली उसकी घोषणा कर दी जाती है। सिफारिशें किसकी हैं, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की है। उन सिफारिशों को एज इट इज भी माना जा सकता है, उसमें कुछ चेंज भी किए जा सकते हैं। फाइनली घोषणा कौन करता है, तो देखिए, हमारी जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, यानी कि हमारी केंद्र सरकार है, वो इसकी घोषणा करती है, राइट, समझ गए। इसके अलावा देखिए, ये जो हमारी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है बहुत महत्वपूर्ण ये होती है। इसकी अध्यक्षता भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो करते हैं, राइट। अब देखिए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि गन्ने की खेती जब कभी से शुरू हुई होगी तो मूल्य भी हम घोषित करते होंगे। चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। तो एक समिति एक्चुअली बिठाई गई थी, उस समिति के सिफारिशों के आधार पर ही एफआरपी की घोषणा की जाती है। तो समिति का नाम आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, जो रंगराजन समिति है, बेसिकली इसने गन्ना उद्योग के पुनर्गठन को लेकर इसको बनाया गया था। तो जो एफआरपी है वो इस रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बेस है, राइट। तो इतना आप समझ गए, ठीक बात है। तो गन्ने का जो मूल्य है, जब ये कॉन्सेप्ट हमें पता चल गई तो आखिर गन्ना उपजाया कैसे जाता है ये हमें पता हो। अच्छा, क्या आपको पता है कि गन्ने के टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी हैं? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। 3 कौन सी, आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में मुझे उनको बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, राइट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत जो है गन्ने का एक बहुत बड़ा उत्पादन करता है। इसके अलावा गन्ने का निर्यातक
भी भारत काफ़ी बड़ा है और आई थिंक ब्राज़ील के बाद सेकंड नंबर पे आता है। खैर, ये कुछ डाटा हुआ जो कि लगातार बदलते रहता है। इसको जब फाइनली इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है तब आप याद कर सकते हैं। फिलहाल हमें गन्ने की खेती के बारे में बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर टॉपिक का ये एक विषय बन जाता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक बनता है, राइट। तो एक ही टॉपिक के अंदर हमने अर्थव्यवस्था और कृषि दोनों को मिला लिया है। तो देखिए, तापमान कैसा हो, तो उष्ण और आर्द्र जलवायु वाला जो एक इलाका होता है वहां पर बेसिकली 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में गन्ने की खेती की जाती है। ये उपयुक्त माना जाता है गन्ने की फसल के लिए। बारिश लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गन्ने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इरिगेशन पे काफ़ी डिपेंड हैं कुछ राज्य, जहाँ पर मॉनसून की बारिश उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती या कई बार मॉनसून कम रह जाता है, तो सिंचाई पर निर्भर हमें होना पड़ता है। मिट्टी तो गहरी समृद्ध जो दोमट मिट्टी है बेसिकली वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। देखिए, दोमट मिट्टी में भी बलुई दोमट से आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो चिकनी मिट्टी की ओर जाते हैं। तो बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक जितनी भी दोमट मिट्टी के टाइप्स आ जाते हैं वो सारे ही मिट्टी के प्रकार बेसिकली गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है और दोमट मिट्टी में ये जल निकासी वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ी कंडीशंस आपको याद हो और ऐसा आप हर फसल के बारे में पढ़ें। जैसे हमने कपास के बारे में भी पढ़ा हुआ है, जूट हमने कवर किया हुआ है पिछली वीडियोस के बारे में, है ना। बाजरा वगैरह आपको पता हो, चाय और कॉफ़ी हमने कवर किया हुआ है। तो इन सब के बारे में आपको पता हो, परीक्षा में प्रश्न इससे बन जाता है, राइट। तो इतना आप समझ गए। तो आइए अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इन पे आपको विचार करना है। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि राज्य सरकारों के द्वारा राज्य सलाहकार मूल्य की घोषणा की जाती है। मैंने आपको बताया ना, केंद्र सरकार एफआरपी को अगर बताती है तो राज्य सरकार किसको बताता है? राज्य सलाहकार मूल्य को बताता है। और ये जो राज्य सलाहकार मूल्य है आमतौर पर उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि जो एफआरपी है इससे कम होता है, राइट। तो आपको इसका उत्तर बताना है। फिर ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल का 10% मिश्रण, 2025 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के सामने 3 चुनौतियां थी। एक तो किसानों की आय को हमें बढ़ाना है, दूसरा ये जो चीनी मिल है इनको थोड़ा बेनिफिट में लेके आना है, और चौथा हम जो तेल का निर्यात करके लेके आते हैं, तेल का जो आयात करके लेके आते हैं, इस पे हमारी डिपेंडेंसी को कम करना है। इन तीनों ही चीजों को कलेक्टिवली अचीव किया जा सकता है अगर जो हम इथेनॉल है उसका ब्लेंड करना शुरू कर दे पेट्रोल में। एक तो जो हमारा ये गन्ने का अपशिष्ट बचता है, राइट, इससे हम क्या है इथेनॉल बना सकते हैं। तो इसकी वजह से गन्ने की मांग बढ़ेगी तो जो किसान है उनको फायदा होगा, क्योंकि अपशिष्ट से आप इथेनॉल बना रहे हैं तो जो चीनी मिल है उनको भी फायदा होगा। और जब पेट्रोल में आप 10% 20% पेट्रोल को हटा के इथेनॉल मिला दे रहे हो तो आपको 10 या 20% पेट्रोल कम चाहिए तो आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, राइट। तो इसके लिए फीस वाइज मैनर में पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण को सरकार ने जो है मिलाने का लक्ष्य रखा है। और इस स्टेटमेंट में जो ये कह रहा है कि 2022 तक 10% और 2025 तक उसको दुगना कर देंगे 20%, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, राइट। तो इसको तो आपने ध्यान से याद रखना है। अब पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहले पे ये कह रहा है कि भाई राज्य सरकार है और एक मूल्य की घोषणा कर दी, उसने खुद ही बता दिया। अब वो ये कह रहा है राज्य सरकार वाले मूल्य की जो आप कह सकते हैं जो मूल्य होगा वो केंद्र सरकार से आमतौर पे कम रहता है। एक बात बताइए, केंद्र सरकार ने किसी चीज की घोषणा कर दी है, क्या राज्य सरकार उससे कम रखेंगे? ऐसा नहीं होता है। राज्य सरकार उससे थोड़ा ऊपर ही जाएंगे, ऊपर बढ़ा। अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि गन्ने का एफआरपी 100 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट ही कह सकती नहीं हम तो 90 ही देंगे? भाई फिर तो 100 तो सरकार दे ही रही है ना, फिर स्टेट को 90 देने की क्या जरूरत पड़ी है? जनरली वो तब घोषणा करते हैं जब उनको विभिन्न कारणों की वजह से अपने किसानों को थोड़ा ज्यादा लाभ देना रहता है। वो अच्छे इंटेंशंस के साथ भी हो सकता है, चुनाव भी उस टाइम पे आ रहे हो, ये भी हो सकता है। तो वो जनरली 100 की जगह 120 रखते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी, ये अनिवार्य नहीं है, बट आमतौर पर ऐसा ही होता है कि केंद्र सरकार जितना मूल्य घोषित करती है राज्य सरकार उससे थोड़ा ज्यादा ही करती है। 100 का वो 120 कर देती है। और इस बात को लेकर कई बार आलोचना भी की जाती है राज्य सरकारों की कि इससे क्या एक बैलेंस है वो नहीं रहता। किसी राज्य में गन्ने का मूल्य कुछ और मिल रहा है जो हो सकता है एफआरपी हो जो केंद्र सरकार ने बताया, लेकिन आपने अपने राज्य में ज्यादा देने की घोषणा कर दी है। ठीक बात है। तो ये कह रहा है कि
कम होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जनरली वो अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो कई बार जब आपको पता नहीं भी हो तब भी कॉमन सेंस लगा के आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल दो यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। क्या है, वित्तीय समावेशन सूचकांक। तो सबसे पहले तो याद कर लीजिएगा ये वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये आरबीआई के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 31 मार्च 2022 को जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है ये उसके लिए बेसिकली रिलीज किया गया है। ठीक है, फिर ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ आरबीआई का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक जो था मार्च 2022 में बढ़कर 56.4 पहुंच गया है। मार्च 2021 में ये 53.9 था। तो कोई चीज बढ़ी है यानी कि हमारे यहाँ जो वित्तीय समावेशन है वो क्या है, बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे मैम सूचकांक पता चल गया, बढ़ रहा है ये पता चल गया, वित्तीय समावेशन क्या होता है। देखिए, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की बैंकों तक, बीमा तक, ऋण तक, ऑफिशियली सारी चीजें, किसी महाजन से, किसी सूदखोर से ऋण ले लिया वो नहीं, एक आपका ऑफिशियली बैंक है ना, एक आपका प्रॉपर बीमा की कंपनी है, वहां तक जब आपकी पहुंच बढ़ जाए, जब आप बेसिकली सिस्टम की मनी तक अपनी पहुंच रखते हैं, विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लाभ उठाने लगते हैं, जैसे कार का इंश्योरेंस करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, पेंशन स्कीम तक आप पहुंच गए, एक बैंक खाता है आपके पास, उस बैंक खाते में आप पैसा जमा करते हैं, उससे विभिन्न विभिन्न योजनाओं में निवेश करते हैं, जब ये सब होने लगे तो कहा जाता है कि आपकी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसका धीरे धीरे क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, वित्तीय समावेशन हो रहा है। वित्तीय यानी कि मनी से जुड़ी हुई कोई बात है, फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई बात है, समावेशन यानी कि लोग उसके अंदर आ रहे हैं। इस तरह वर्ड को तोड़ के पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो वित्तीय समावेशन मतलब आपकी कंट्री में क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि राइट भी है। अभी आप अगर सब्जी भी लेने जाते हैं दिल्ली में तो हर किसी के पास पेटीएम, फोन पे या इस तरह के जो भी हैं वो का एक स्कैनर, एक क्यूआर कोड रहता ही है और आप उसको स्कैन करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कैश डिपेंड जो हमारी छोटे छोटे खुदरा बाजार था वो अब नहीं रहा है, वो मोर डिजिटलाइज हो रहा है। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, बट ये वित्तीय समावेशन का भी एग्जाम्पल है क्योंकि लोग बेसिकली अलग अलग जो फाइनेंशियल ऐप्स थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको अब यूज़ करने लग गए। ठीक बात है, अब पता चल गया वित्तीय समावेशन क्या होता है और ये भी पता चल गया ये बढ़ रहा है। ये जो सूचकांक है ये 0 से 100 के बीच अंकों पे बेसिकली रिलीज किया जाता है। 0 का मतलब बिल्कुल भी वित्तीय समावेशन नहीं है और 100 का मतलब कि कंप्लीट जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका हो चुका है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए किन्हीं मापदंडों पर, किन्हीं मानदंडों पर इसको रिलीज किया जाता होगा, ये मैं हर बार बोलती हूँ। तो 3 मुख्य हैं, फिर उन 3 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो 3 मुख्य हमें याद होना चाहिए। पहला तो पहुंच है, रीच है, कहाँ तक रीच हो रही है, इसको 35% जो है बाहर दिया गया है। फिर उपयोग है, भाई रीच तो हो गई, बैंक में आप पहुंच तो गए, बट क्या उस बैंक अकाउंट का आप यूज कर रहे हो, जैसे जनधन खातों का क्या आप यूज कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो इसको 45% वेटेज दिया गया। इसके अलावा क्वालिटी, गुणवत्ता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि बैंकों तक आपकी पहुंच तो है लेकिन कितनी क्वालिटी रीच है, कितना ज्यादा आप चीजों को यूज कर रहे हैं, किस लेवल तक, कितना डीप आप जा रहे हैं। तो ये 20% की जो है इसमें वेटेज दी गई है। तो देखिए अब हर एक आयाम में विभिन्न आयाम शामिल हैं जिनकी गणना जो है कई संकेतकों के आधार पर की जाती है। इस सूचकांक में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज है गुणवत्ता। जनरली हम ये तो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ लोग इंक्लूड हो गए हैं, कितने नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च हो गई हैं, कितने नंबर ऑफ लोगों तक लाभ पहुंचा है, लेकिन उस लाभ की क्वालिटी क्या थी, गुणवत्ता क्या है चीज़ों की, ये हम भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन इस सूचकांक में क्वालिटी, गुणवत्ता को भी शामिल किया गया है। यानी कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें वित्तीय समावेशन के जो गुणवत्ता वाले पहलू है, जैसे वित्तीय साक्षरता कितनी है, लोगों का सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण है या नहीं, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होता है या नहीं, सेवाओं में असमानता वगैरह तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। तो ये इस इंडेक्स को इसीलिए क्या है, थोड़ा सा विशेष बनाता है। अब इस सूचकांक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और लिटिल बिट ऑफ परिचय। तो बेसिकली इसकी
इसकी जो एक अवधारणा रखी गई थी एक व्यापक सूचकांक के रूप में, एक ब्रॉड इंडेक्स के रूप में की गई थी, जिसमें सरकार और जो क्षेत्रीय नियामक होते हैं उनके परामर्श से बैंकिंग की बात हो, बीमा हो, निवेश हो, डाक हो, पेंशन के क्षेत्र हो, इन सब का क्या है विवरण शामिल रहता है। आरबीआई ने 2021 में इसको स्टार्ट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बिना किसी आधार वर्ष के इसको स्टार्ट किया गया था। जनरली जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ कोई भी सूचकांक वगैरह तो मैं कहती हूँ रैंक आपकी बढ़ी है, ठीक है, तो हम कहते हैं 2018 हमारा बेस था, 2018 से आपने परफॉर्मेंस कैसी की है, ठीक है, चाहे आप 22 में देखो, चाहे 25 में देखो, चाहे आप 26 में देखो, आप 18 के बेस पे ही देखोगे तो 2018 आपका बेस ईयर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको बिना किसी आधार वर्ष के लॉन्च किया गया, पिछले साल जो हुआ था उससे अगले साल को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। अब देखिए, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने सूचकांक पे नहीं बनाया है क्योंकि वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पर्यवेक्षण बोर्ड है, राइट। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है। पहला ये कह रहा है आरबीआई वित्तीय पर्यवेक्षण जो आपका बोर्ड है, ठीक है, इसके मार्गदर्शन में क्या है पर्यवेक्षी, यानी कि जो आप कह सकते हैं एक तरीके से सुपरवाइजरी का काम करता है। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी इस तरह के बोर्ड की सुपरवाइजरी में ऐसा काम करता है, ये आपको पता हो। दूसरा ये कह रहा है जो बोर्ड का गठन किया जाता है, जो केंद्रीय बोर्ड है उसके 4 निदेशकों को सदस्यों में संयोजित करके किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता इसकी गवर्नर करते हैं। तो पहले तो आपको पता हो क्या किसी बोर्ड के पर्यवेक्षण में ऐसा आरबीआई करता है। दूसरा, उस बोर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता हो। तो जब आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे और अबाउट अस वाला जो सेक्शन रहता है उसमें पढ़ेंगे, पूरा ढांचा एक उन्होंने आरबीआई का दिया हुआ है। वहीं पर बेसिकली उन्होंने इस वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के बारे में बताया हुआ है और वो कहते हैं कि इस बोर्ड की ही सुपरवाइजरी में जो है आरबीआई काम करता है। इसका जो गठन किया जाता है बोर्ड का, वो बेसिकली 4 निदेशक सदस्य और इसका जो अध्यक्ष होंगे वो गवर्नर होंगे, ऐसे करके किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी सही है। इसीलिए पूछा गया कौन सा सही है, तो सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ें तो जितना आपकी मैगजीन पढ़ा रही है, जितना किसी वीडियो से आपने पढ़ा है, उससे थोड़ा आगे बढ़कर उस वेबसाइट के पेज पे जाएं, उन इंस्टीट्यूशन के होम पेज में अबाउट अस वाले सेक्शन में जाएं, उसको पढ़ें, तो आपको नई नई चीज़ें पता चलेगी। मैं जनरली वहाँ पर जाती हूँ, वहाँ से कंटेंट लेकर आती हूँ, राइट। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक कौन सा आपका, तो पीआईबी पे देखिए एक आया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने जो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है, इसके लिए बेसिकली क्या है नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। तो ये क्या है, ये आधार की सीडिंग को बढ़ा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आधार के साथ इसमें रजिस्टर हो जाएं। इससे क्या होगा, ताकि जो टेक होम राशन है उसकी अंतिम ट्रैकिंग हो पाएगी कि भैया जहाँ राशन भेजना था क्या वहाँ पहुँच पाया है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान करने वाली माताएं हैं, वो बेसिकली कहाँ माइग्रेट करके जा रही है, उनके प्रवासन पर एक नज़र रखी जा सकेगी और फिर उनको उसी तरीके से बेनिफिट जो है प्रोवाइड कराए जा सकेंगे, राइट। अब इस अभियान, इस सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के बारे में देख लेते हैं। तो 21 और 22 में भारत सरकार ने कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स और स्कीम्स को इंटीग्रेट करके इसको बेसिकली लॉन्च किया था। तो देखिए, जो सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और जो पोषण यानी कि प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना है, इनको बेसिकली सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में क्या है पुनर्गठित किया था। बाकी और कौन कौन सी योजनाएं इसके अंदर जो है इंटीग्रेट की गई थी, तो इसके अंदर कुछ निम्नलिखित उपयोजना है। तो देखिए, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण अभियान इसके अंदर आता है, किशोरियों के लिए जो योजना है वो इसके लिए आती है और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना भी इसके तहत आती है, राइट। और इस योजना को बेसिकली केंद्र और जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बीच लागत के बंटवारे के आधार पर चलाया जा रहा है। यानी कि ये बेसिकली क्या एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे केंद्र प्रायोजित ये कार्यक्रम है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसे चला रही हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है,
6 साल तक के जो बच्चे हैं, किशोरियां हैं जिनकी 14 से 18 साल की उम्र है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनके बीच कुपोषण की जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है उसका समाधान करेगा। बेसिकली न्यूट्रिशन पे ये प्रोग्राम फोकस करता है। आपकी जो हेल्थ है, आप बेसिकली एक परिपूर्ण मानव के रूप में बने, इसके लिए आपका जो एक न्यूट्रिशन लेवल है, आपका जो पोषण की स्थिति है, उसको ये टारगेट करता है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे 2 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं उनको अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। कौन कौन से हैं, याद कर लीजिएगा। पहला तो है हमारा SDG 2 जो कि 0 हंगर को टारगेट करता है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। दूसरा है आपका SDG 4, ठीक है, जो एजुकेशन को लेकर बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन जो है सबको प्रोवाइड कराई जाएगी, राइट। अब इसके घटक क्या क्या हैं तो देख लेते हैं किन किन चीज़ों को ये कवर करता है। तो आकांक्षी जिले और जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं उसमें 6 माह से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती और जो लैक्टिंग हमारी मदर्स हैं वो, ठीक है, 14 से 18 साल की जो किशोरियां हैं उनके लिए पूरक पोषण कार्यक्रम है ना, यानी कि आपका क्या है, एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बेसिकली ये चलाएगा और उसके माध्यम से पोषण जो है सुनिश्चित करेगा इन सारे नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, ठीक है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है उसमें 3 से लेकर 6 साल के बच्चे और प्रारंभिक प्रोत्साहन में 0 से लेकर 3 साल की जो है कवर किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। इसके बाद देखिए आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ियों का बुनियादी ढांचा, इसको भी कवर किया जाएगा। और जो एक पोषण अभियान है, ठीक है, वो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो ये टारगेट ग्रुप्स हैं कि कितनी से कितनी एज की किशोरियों को ये ले रहे हैं, कितनी से कितनी एज के बच्चों को ले रहे हैं, ठीक बात है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट नहीं भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम आते हैं वापस से वहीं पे जहां हमने शुरुआत की थी कि जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए नई गाइडलाइंस को जारी किया है। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस है? पहली बात तो ये कि सभी जो हैं पात्र लाभार्थियों के लिए ये योजना ओपन रहेगी, जो भी एलिजिबल है उसको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन एक प्री कंडीशन है, वो प्री कंडीशन क्या है कि जो लाभार्थी है उसको आधार पहचान के साथ निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्टर होना पड़ेगा। हमने बात की ना कि आधार सीडिंग को बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है इस योजना की जो लाभार्थी होंगी 14 से 18 साल की जो किशोर बालिकाएं हैं उनकी पहचान संबंधित राज्यों के द्वारा की जाएगी, स्टेट लेवल पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आयुष है वो लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करेगा, परिवार के साथ योग, घर पर योग, ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र और परिवार में जो है अभियानों का प्रचार करेगा। इसके अलावा जो आयुष मंत्रालय है वो इस योजना को जो तकनीकी सहायता है वो भी प्रदान करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आयुष मंत्रालय और तकनीकी सहायता 2 डिफरेंट थिंग लगती हैं, बट ये है। और योग के लिए भी आयुष जो है इसके साथ मिलकर काम करेगा। तो ये कुछ नए गाइडलाइंस है। अब जब आपने गाइडलाइंस पढ़ लिए, प्रोग्राम के बारे में समझ लिया, तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जो है इस योजना के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स पर आपको विचार करना है। थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ ट्विच करके मैंने क्वेश्चन बनाया है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला ये कह रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है। अब आपको लगेगा कि हमने बातें क्या कि आधार की सीडिंग बढ़ा रहे हैं, आधार के साथ आपको निकटवर्ती जो आंगनवाड़ी है वहाँ पे रजिस्टर होना जरूरी है, ऐसा आपने पढ़ा है। स्टेटमेंट कह रही है कि लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है। आपको क्या लगेगा ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फिर से सोचिए यहाँ पे एक वर्ड है क्या, बच्चे का आधार कार्ड। तो 0 से 3 साल के बच्चों को भी इसमें कवर किया गया है, 3 से 6 साल के बच्चों को भी इसमें कवर किया गया है। क्या गवर्नमेंट उनका आधार कार्ड मैंडेटरी करेगी? क्या किसी भी चाइल्ड को किसी योजना का लाभ देने के लिए आधार अनिवार्य किया जाएगा? ये ठीक नहीं लगता, राइट। तो आपने भले पढ़ा कुछ भी है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ये जो बच्चा वर्ड है ना, ये इसको गलत बनाता है। ऐसे आपको आधार कार्ड के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गए, लैक्टिंग मदर्स जो हो गए, लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
दूसरा ये कह रहा है लाभार्थियों को पूरक पोषण प्रदान करने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्यान्न को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए लोकल लेवल पर जो उपजता है, जिस तरह के अनाज, जिस तरह के फ्रूट्स, जिस तरह की सब्जियां होती हैं, वो बेसिकली आप खाइए। और ये कहा भी जाता है कि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस क्लाइमेट में आप रहते हैं, उसी क्लाइमेट की सब्जियों को, फलों को खाइए। रहते भारत में खाते कीवी हैं, ऐसा नहीं करना है, पपीता विल बी इनफ, राइट। तो ये वाली बात तो ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में भी ये ठीक है कि भाई जो लोकल आपके आइटम्स हैं उन्हीं को कंज्यूम करने पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ये कह रहा है योजना में आयुष को, जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणाली है, इसको भी शामिल किया गया है। तो हमने अभी पढ़ा कि आयुष क्या है, योग के लिए अभियान चलाएगा, तकनीकी सहायता देने में हेल्प करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। फिर ये कह रहा है सप्ताह में प्रत्येक दिन मोटे अनाज की आपूर्ति अनिवार्य की गई है। प्रत्येक दिन अनिवार्य, दो एक्सट्रीम वर्ड है। क्या हर दिन मोटा अनाज सरकार उपलब्ध करा पाएगी? क्या लोग हर दिन मोटे अनाज की सुनिश्चितता कर पाएंगे अपने भोजन में? ऐसा नहीं है। सप्ताह में आई थिंक 2 दिन बेसिकली इसको मैंडेटरी किया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी देखिए एक्सट्रीम है। आपको लगेगा कि हाँ मोटे अनाज हेल्दी होते हैं तो सरकार ने इनको मैंडेटरी किया होगा, लेकिन वो कह रहा है सप्ताह में प्रत्येक दिन, 7 दिन, हर महीने, है ना। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हमारा देखिए सेकंड ठीक है और फोर्थ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कई बार आप कहते हैं ना कि मैम आप थोड़े से ना टफ क्वेश्चन बना के दिया कीजिए। टफ क्वेश्चन रहते हैं बट उनको मैं सॉल्व करा देती हूँ तो वो फिर इजी लगने लगते हैं। जब वो आप खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ सोचना पड़ता है क्वेश्चन में, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। तो अभी सरकार ने क्या है, इनके सुधारों की क्या है, समीक्षा की है। उद्देश्य क्या है, इन ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से और ज्यादा टिकाऊ बनाना, इनमें डिजिटाइजेशन बढ़ाना और जो एमएसएमई वगैरह है उनके क्रेडिट आधार को बढ़ाना है। चलिए ये तो एक बात हुई। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते क्या है, इनको बनाया कैसे गया है, ये हमें पता हो। तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में एक क्या है, अध्यादेश को प्रख्यापित करके और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 को पारित करके बेसिकली की गई थी। सिफारिश ने किसने की थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने की, तो नरसिम्हा कमेटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नरसिम्हा ने बेसिकली इस तरह की अनुशंसाएं दी थी। स्वामित्व कैसा होता है, तो देखिए जो एक रीजनल रूरल बैंक होता है उसमें केंद्र सरकार उस संबंधित राज्य जहाँ पे वो बैंक है उसकी राज्य सरकार और एक प्रायोजक बैंक होगा और इन तीनों के पास ही स्वामित्व होता है। देखिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उसका कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक जरूर होता है, जैसे एसबीआई हो सकता है या कोई और हो सकता है। तो उसमें जो बेसिकली कैपिटल होता है, जो उसका स्वामित्व है, ओनरशिप है, तो उस स्पॉन्सर बैंक के पास भी होगी, वो राज्य सरकार के पास भी होगी और वो बेसिकली केंद्र सरकार के पास भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो इसे वाणिज्यिक बैंक के समान स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 75% पालन करना होता है। देखिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा या क्लास में सर बहुत अच्छे से कवर कराते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में होता क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ आपको बता दिया है, महिलाएं हो गई, अनुसूचित जाति हो गई, मार्जिनल जो फार्मर्स हो गए, इनको आपने पहले देना होगा और आपका जितना भी आप उधारी देते हो उसका इतना नंबर ऑफ परसेंटेज इनको देना ही होगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक के लिए अलग अलग है। जैसे जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनको 75% जो अपनी पैसा लेंड करना होता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत ही देना होता है, राइट। और ये कमर्शियल बैंक से डिफरेंट है लेकिन उनकी तरह ही देना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इनको आरबीआई ने जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो है ये भी बनाना मैंडेटरी कर रखा है जो कि 9% है। आप कहेंगे ये क्या होता है, देखिए जितना भी आप पैसा उधार दे रहे हैं हो सकता है उसमें से कुछ डूब जाए, पैसा डूब गया, लेकिन जिनसे आपने पैसा लेके आगे उधार दिया उनको तो आपके वापस करना पड़ेगा ना। बैंक का अपना पैसा तो होता नहीं, आपसे लिया मुझे उधार दे दिया, अगर मैंने डुबो दिया तो बैंक को आपको तो पैसा वापस करना है ना। तो इसीलिए बैंक को क्या करना रहता है, जितना भी उसने उधार दिया है उसके जोखिम को नाप
करके उसके अनुपात में एक पूंजी को अपने पास रखता है ताकि कोई मांगे तो वो दे सके। तो रीजनल रूरल बैंकों के लिए भी इसको रखना मैंडेटरी है और ये 9% है। ठीक बात है, आसान करके समझ लिया। इतना आपने समझ लिया। महत्व क्या है इनका, तो देखिए रीजनल रूरल बैंक्स है, हमें नाम से पता चला ग्रामीण जनता को बैंकिंग सेवाएं देते हैं, जो कमजोर वर्ग होते हैं उनको ऋण के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं, जो सहकारी समितियां हैं, स्वयं सहायता समूह है, उनको प्रत्यक्ष वित्त ये देते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं और जो हमारा ग्रामीण रोजगार है उसमें वृद्धि करते हैं। राइट, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो सबसे ऊपर तो देखिए आरबीआई आता है, उसके नीचे शेड्यूल्ड बैंक और अनशेड्यूल्ड बैंक आते हैं। शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड का मतलब आरबीआई की जो एक अनुसूची है उसमें यदि आप हो तो शेड्यूल्ड हो, उसमें नहीं हो तो नहीं हो। राइट, बहुत सिंपल है। शेड्यूल्ड बैंक में एक आपके कमर्शियल बैंक आते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, ठीक है, सहकारी बैंक आते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर एक तो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं जैसे एसबीआई वगैरह है, एक आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, ठीक है, एक आपके फॉरेनर सेक्टर बैंक आते हैं और दूसरे आपके रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं। राइट, तो इस वाले थोड़े से ढांचे को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक बात है, समझ गए। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि क्षेत्रीय बैंक के पुनर्गठन के लिए चलपति राव समिति का गठन किया गया था। दूसरा ये कह रहा है प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाता है। फिर ये कह रहा है आरबीआई का जो पर्यवेक्षण है, आरआरबी सॉरी रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी का पर्यवेक्षण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जबकि नाबार्ड के द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। आइए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, नरसिम्हा राव समिति की सिफारिशों पर इनको बनाया गया था। बाद में चलपति राव कमेटी आई थी जिसने इनके पुनर्गठन की बात कही थी, तो ये ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, हर एक रीजनल रूरल बैंक का कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक होता ही है। दिस इज अगेन राइट। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है पर्यवेक्षण करता है आरबीआई लेकिन विनियमित रेगुलेट करता है नाबार्ड। जो बड़ी संस्था है वो आपको रेगुलेट करती है, जो सुपरवाइज करती है उसके नीचे की संस्था होती है। ठीक बात है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको उल्टा लिख दिया गया है, सुपरवाइज नाबार्ड करता है, रेगुलेट आरबीआई करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कौन सा सही है, हमारा पहला और दूसरा केवल सही है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की। टॉपिक नंबर 5 क्या है हमारा, वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। इसका लाने का उद्देश्य क्या है, मोटे तौर पर समझ लीजिए एक ही लाइन में। 1972 का हमारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधन करके उस विधेयक के प्रावधानों को साइट्स, जो कि एक कन्वेंशन है जिसका भारत ने साइन किया हुआ है, भारत एक हस्ताक्षर करता है, उसके अनुरूप बनाना है। यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संधि है जिसका नाम है साइट्स। वो करती क्या है, देखिए जब भी जानवरों या पौधों का कोई इंटरनेशनल व्यापार होता है उसको वो रेगुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, कि कभी भी वो व्यापार इस तरीके का ना हो कि उस प्रजाति को ही संकट फेस करना पड़ जाए। इतनी चीजें आप जो है ट्रेड ना कर दो कि उसकी विलुप्त होने की जो है कंडीशन आ जाए। तो जो प्रजातियां हैं, चाहे वो जानवरों की है चाहे वो पौधों की है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक संधि बनी जिसको भारत ने साइन किया। ठीक है, अब क्योंकि उस संधि के तहत ये कहा जाता है कि जो भी हमें साइन करेगा उसे अपने नेशनल लॉज हमारे अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, तो सरकार वही कर रही है। इसके माध्यम से 1972 वाले एक्ट में संशोधन कर रही है, उसको साइट्स के अनुरूप बना रही है। ठीक बात है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो देख, तो अनुसूचियों का पुनर्गठन हो रहा है। देखिए अभी हमारा जो 72 वाला एक्ट है उसमें 6 अनुसूचियां हैं, जानवरों से रिलेटेड 4 हैं, एक वर्मिन से रिलेटेड है, एक पौधों से रिलेटेड है, तो टोटल 6 हैं। ठीक है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 ऐसे। उनको ये बेसिकली कम करके 4 ही कर दे रहे हैं। तो जैसे विशेष रूप से संरक्षित पशुओं की संख्या वाली जो है उसको 2 कर देंगे, वर्मिन प्रजातियां वाली जो थी उसको हटा दे रहे हैं। वर्मिन प्रजातियां मतलब देखिए जैसे नील गाय के बारे में आपने सुना होगा, वो खेतों में घुसकर किसान की फसल को खराब कर देती है, तो उसको मारने की परमिशन आपको मिल जाएगी अगर उसको वर्मिन प्रजाति घोषित कर दिया गया। ऐसे तो जानवरों को मारने की परमिशन नहीं मिलती है। तो वर्मिन प्रजातियां आप समझ गए, इस वाली अनुसूची को हटा रहे हैं और कन्वेंशन के परिशिष्ट में दर्ज नमूनों की एक अनुसूची को अटैच कर रहे हैं। यानी कि जो संधि है उस संधि के अंदर जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को भी हम अपने एक्ट के अंदर अब ले रहे हैं। तो टोटल हम 6 से कितनी कर दे रहे हैं, 4 कर दे रहे हैं। ठीक बात है, ध्यान रखिएगा।
फिर देखिए कुछ बाध्यताएं हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। तो बेसिकली एक तो बना रहे हैं मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि अगर किसी पौधे के नमूने का, किसी जानवर के नमूने का आप आयात निर्यात कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट अथॉरिटी से इसके लिए परमिट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर एक आपकी होगी साइंटिफिक अथॉरिटी। साइंटिफिक अथॉरिटी मतलब उन नमूनों के ट्रेड से, उन जानवरों और पौधों के व्यापार से उनके अस्तित्व पे कोई खतरा तो नहीं हो रहा है, इस बात को देखेगी आपकी साइंटिफिक अथॉरिटी। ये इस बात का लाइसेंस देगी, परमिट देगी, तब आप मैनेजमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेके उसका जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ट्रेड करते क्यों है? कई बार क्या होता है, कोई विदेशी बहुत खूबसूरत पौधा है, आप उसको अपने यहाँ लेके आना चाहते हैं, आप अमीर आदमी हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए कोई जानवर है, वो देश में हमारे यहाँ नहीं मिलता, लेकिन आप उसका एज ए पेट रखना चाहते हैं, हालांकि अलाउ नहीं होता है, लेकिन सर्टेन लाइसेंस के साथ, सर्टेन परमिशंस के साथ ऐसा हो जाता है, तो आप उसको अपने देश में लेके आए। या कई बार रिसर्च के पर्पज से, एक्सपेरिमेंट के पर्पज से कुछ जानवरों या पौधों की प्रजातियों को आप इंटरनेशनली इधर उधर भेजते हैं, तो इन सब को ही रेगुलेट करने के लिए वो कन्वेंशन बनी है और उसको ही अब जो है इंडिया अपने एक्ट में भी शामिल कर ले रहा है। ठीक बात है। इसके अलावा इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज, इनको भी लेकर सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं। पहले तो बताओ इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज होती क्या है? वो प्रजातियां पौधों की जो हमारे देश की नहीं है, जो बाहर के देश की है और जो बेसिकली यहाँ या तो बाय चांस आ गई या कोई उनको लेके आ गया था और अब वो यहाँ की लोकल बेसिकली जो स्पीसीज है उनको खतरा पहुंचा रही है। मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में कराया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए विधेयक केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि जो इन्वेंसिव एलियन प्रजातियां हैं उनके आयात, व्यापार या उनमें उनको कब्जे में लेने को या उनको रेगुलेट कर सकती है। ठीक है। केंद्र सरकार किसी अधिकारी को ये अधिकार भी दे सकती है कि जो आपका इन्वेंसिव प्रजातियां है उसको जब्त कर सके और उसका निस्तारण कर सके। ठीक बात है। तो ये एक हो गया प्रावधान। दूसरा देखते हैं अभयारण्यों का नियंत्रण। देखिए जो हमारा एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते थे वो राज्य के सभी जो सेंचुरीज होते थे उनके नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव का कार्य करते थे। ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते थे इनको जो नियुक्ति करने का अधिकार था वो राज्य सरकार के पास था। तो बेसिकली सेंचुरीज को रेगुलेट करने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, इनको रेगुलेट करने का काम जो हमारे प्रोटेक्शन वाले होते हैं, किसी एरिया को अगर प्रोटेक्टेड घोषित करना है, किसी एरिया को कंजर्व करना है, वो अधिकार राज्य सरकार को के साथ साथ केंद्र सरकार को भी दे दिया है। राइट। अभी यहाँ पर देखिए अगर आप विशेष क्षेत्रों में जो अभ्यारण्य है उनके लिए कुछ मैनेजमेंट की योजना लेके आ रहे हैं तो अब ग्राम सभा से भी आपको सलाह करनी पड़ेगी। विशेष क्षेत्र कौन से? तो देखिए जो आपके शेड्यूल 5 या 6 में जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां हैं, वो वाला एरिया जो आपके ट्राइबल्स हैं, अगर आप उस वाले एरिया में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं जहाँ इस तरह के लोग रहते हैं तो आपको ग्राम सभा से भी सलाह करनी पड़ेगी, ये इसमें कहा गया है। ठीक है। दूसरा देखिए संरक्षण रिजर्व। पहले क्या है, राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्यों को से सटा जो इलाका होता था, मान लीजिए ये एक नेशनल पार्क है आपका, ठीक है, इसके आसपास का जो एरिया है इसको क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र जो है राज्य सरकार घोषित कर सकती थी। लेकिन अब ये अधिकार क्या है, केंद्र सरकार को भी दे दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कैप्टिव पशुओं को सरेंडर करना, एक नया प्रावधान यह है, अगर आपने किसी जानवर को कैप्चर करके रखा हुआ है, छुपा के आपने रखा हुआ है, तो उसको आप सरेंडर कर सकते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इसके लिए आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं देगी। ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अब आप जो है बेसिकली आप पे बाद में छापा पड़ेगा और आप पकड़े जाओगे, उससे बच सकते हो अगर आप सरेंडर कर दो। इसके अलावा दंड का प्रावधान किया गया है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। राइट। तो ये बेसिकली इस विधेयक के बारे में था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि हमने साइट्स के बारे में बात की है तो मैंने पढ़ाया आपको विधेयक के बारे में, क्वेश्चन हम साइट्स के बारे में सॉल्व करेंगे। 1963 में द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि आपका जो IUCN है, इसके सदस्यों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में एक प्रस्ताव अपनाया गया, उसके परिणाम स्वरूप क्या है, साइट का मसौदा आया था और ये बेसिकली फिर 1975 ठीक है को क्या है लागू हो गया। जनरली देखिए यूपीएससी में जो फैक्ट दिया जाता है वो स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही रखा है ताकि इसको आप याद कर लें।
ठीक बात है। देखिए जनरली होता है, मैंने ये नहीं कहा कि जब भी वो फैक्ट देंगे गलत देंगे, ऐसा नहीं होता, याद करना पड़ेगा आपको, बट जनरली ऐसा होता है। मैंने आपको एग्जैक्ट डेट्स दी है, आपको लगेगा कि मैम ये हम कैसे याद रखेंगे, बहुत डाटा इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपने थोड़ा भी उसके बारे में पढ़ा है, उसको बार बार रिवाइज किया है। मैं आपको फैक्ट वाली स्टेटमेंट इसलिए देती हूँ ताकि आप उसको याद कर लें, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट पे आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं, ये कह रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन है वो स्वेच्छा से पालन करते हैं, मर्जी है। दूसरा ये कह रहा है जो पार्टीज हैं उनके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, पहला क्या कह रहा है भाई स्वेच्छा से, दूसरा कह रहा है कानूनी रूप से बाध्यकारी, यानी कि दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं। वर्डिंग्स को देखिए, यहाँ पे कह रहा है राज्य या क्षेत्रीय आर्थिक संगठन वाले, तो देखिए कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति जिसने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, जब एक बार आप साइन कर देंगे तो कन्वेंशन की आप पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप पार्टी नहीं है तो आपकी मर्जी है, स्वेच्छा से आप इसको जो है लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी। अगर आपने कन्वेंशन साइन कर दिया, आप इसकी एक पार्टी बन गए, तब ये आप पे कानूनी रूप से बाध्यकारी है। हालांकि आपके ऊपर इसके कानून नहीं लागू होते, आपको अपने नेशनल लॉज बनाने पड़ते हैं, जैसे भारत अभी बना रहा है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट भी ठीक है, स्वेच्छा से पालन वाला, और ये जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है पार्टीज के लिए, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, तो देखिए सब सही है, तो उपयुक्त सभी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एक्स विनबेक्स 2022। दरअसल इसका तीसरा संस्करण जो है 1 अगस्त से आयोजित हो रहा है, 20 अगस्त तक चलेगा। भारत और वियतनाम के बीच में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे हो रहा है, तो देखिए चंडी मंदिर जो कि हरियाणा में है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों ही देशों के बीच में रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। 2019 में जब ये अभ्यास हुआ था तो वियतनाम में हुआ था, और आप कह सकते हैं कि जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति है और साथ में जो इंडो पैसिफिक विजन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसकी जो थीम है वो काफी बड़ी है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, गोवा में समान नागरिक संहिता। तो मैंने आपको बताया था कि एक पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा गोवा, जो कि भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इसका क्या है एक तरीके से रिव्यू कर रहा है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि ये जो यहाँ पे गोवा में जो कोड है इसमें कुछ प्रावधान पुराने पड़ चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है कि गोवा में देखिए, चाहे मुस्लिम हो या फिर किसी अन्य धर्म का समुदाय हो, वो उसके द्विविवाह या बहुविवाह को मान्यता नहीं देता। एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू व्यक्ति के लिए इसमें एक अपवाद है। यदि हिंदू पुरुष की पत्नी 21 साल तक गर्भ धारण नहीं कर पाती या फिर 30 साल की आयु तक एक मेल चाइल्ड को जन्म नहीं दे पाती, तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार है। सच एन ऑर्थोडॉक्स प्रोविजन। 21 साल तक अगर आपने बच्चा नहीं पैदा करके दिया और अगर आपने 30 साल तक एक लड़का नहीं दिया, ठीक है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर थी, तो देखिए वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रावधान है इनको हटाने की आवश्यकता है, ऐसा पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है। तो देखिए अब हमें पता हो कि फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होते क्या है। ये नागरिक कानूनों का एक सेट है, ठीक है, सिविल कोड्स है। दो तरह के कानून आपके यहाँ मोटे तौर पर होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल में जो हीनियस क्राइम होते हैं जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गई, वो आते हैं। लेकिन नागरिक जो होते हैं उसमें आपके संपत्ति से जुड़े हुए पारिवारिक मामले, तलाक, विवाह, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। तो ये नागरिक कानूनों का एक सेट है। यहाँ पर विवाह, तलाक, फैमिली, इससे संबंधित मैटर्स को लेकर जो है नियम निर्धारित किए गए हैं, और ये सब पर बिना उनके धर्म और जाति को ध्यान में रखे हुए समान रूप से लागू होते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली क्या है, धर्म और जातीयता को बिना ध्यान में रखे हुए सब पर समान रूप से लागू होने वाले नागरिक कानून हैं। अब क्या हमारे संविधान ने इसको लेकर कुछ कहा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। जो नीति निदेशक तत्व हैं उसका आर्टिकल नंबर जो 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार को निर्देश देता है कि आप इसको लागू करने का प्रयास
करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार जैसे जो व्यक्तिगत मामले हैं उनको नियंत्रित करने वाले सामान्य कानूनों के समूह को संदर्भित करता है। मेंस के लिए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए या नहीं, इसको आपने प्रिपेयर करना है। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो देखिए ये बेसिकली घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। वायरस से होने वाली बेसिकली क्या है, एक रोग है, संक्रामक है, इन्फेक्शन होता है, रक्तस्रावी। इसमें क्या है, आपका बेसिकली हेमोरॉइजिक जो वायरल है वो हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक आपका जो आप कह सकते हैं फ्लेविविरिडे, ठीक है, फ्लेविविरिडे फैमिली का जो जीनस है पेस्टिवायरस उसके कारण होता है। इसको ध्यान रखिएगा। लक्षण क्या है, उच्च बुखार होता है, डिप्रेशन देखने को मिलने लगता है, ठीक है, एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख में कमी, त्वचा से रक्तस्राव होने लगता है, ये इसके लक्षण है। पहली बार इसको 1920 में अफ्रीका में देखा गया था, कोई नई बीमारी नहीं है, 1920 में अफ्रीका में देखा गया था और 2007 के बाद से अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली सूअरों दोनों में ये देखने को मिला था। ध्यान ये रखना है, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, जानवरों से मनुष्यों में नहीं होती, केवल जानवरों से जानवरों में ही फैलती है, लेकिन इससे बचाव की कोई वैक्सीन नहीं है। एक बार जब ये जानवरों को हो जाती है तो फर्दर इसके संक्रमण को रोकने के लिए उनको मारना ही पड़ता है। इसमें जो मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा हाई है, एक बार संक्रमण हो जाता है तो डेथ होना निश्चित ही रहता है। आपने पीटी के लिए जो ध्यान रखना है वो ये वाली स्टेटमेंट है, अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है वो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक बीमारी है, इसको प्लीज ध्यान रख लीजिएगा। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे को शॉर्ट न्यूज है, इनको देख लेते हैं। पहली है नगर वन योजना। दरअसल अगले 5 सालों के लिए 2020 से 25 में जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा जो मौजूदा वन भूमि है या फिर कोई अन्य खाली भूमि पड़ी है उसमें कम से कम 20 हेक्टेयर पर 400 शहरी वन और 20 नगर वाटिका का क्या है निर्माण किया जाएगा। ये इस परियोजना का उद्देश्य है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो विवरण देखिए तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। वनों का जो रखरखाव होगा, एक बार वनीकरण कर दिया उसके बाद रखरखाव कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। वित्त पोषण, भाई वन लगाने हैं तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, तो जो हमारा कैंपा फंड है उसके अंदर, कैंपा फंड के अंदर जो पैसा है उससे जो है इसको फंड जो है किया जाएगा। किसके तहत आता है, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत जिसको एस्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, किस तरह के वन आपको लगाने, इसका एक मॉडल, एक आदर्श भी बताया गया है। तो पुणे महाराष्ट्र में जो वारजे शहरी वन है उसको इस योजना के लिए आदर्श माना गया है, याद कर लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पिच ब्लैक युद्धाभ्यास। तो भारत की जो वायुसेना है वो ऑस्ट्रेलिया के एक हवाई युद्धाभ्यास में क्या है भाग ले रही है। ये जो ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के द्वारा एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, लगभग 17 के देश इसमें शामिल होते हैं जिसमें से भारत भी एक है। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले अन्य युद्धाभ्यासों के नाम पे एक नजर डाली जाए तो एक आपका ऑसिनडेक्स है जो कि एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, एक मालाबार है जिसमें 4 कंट्रीज भाग लेती हैं जो क्वाड भी बनाती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। राइट, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हेलफायर R9X मिसाइल। ये मिसाइल देखिए अमेरिका की है, न्यूज में है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बेसिकली अल कायदा का जो प्रमुख था अयमान अल ज़वाहिरी उसको मारने के लिए अपने गुप्त वेपन का यूज किया है जिसको हेलफायर R9X या फिर निंजा मिसाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो अमेरिका मूल की एक मिसाइल है, ये व्यक्तिगत लक्ष्यों को एकदम खत्म करते हुए कम से कम संपार्श्विक नुकसान करती है। जैसे जिसको टारगेट किया गया, इस पे वॉरफेयर हेड नहीं लगाता, तो बेसिकली जिसको टारगेट किया जाता है उसको ये सटीकता के साथ खत्म करती है, बट उसके आसपास की प्रॉपर्टी या अन्य लोगों को ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक बात है, ये हवा से सतह पर मार कर सकती है, लेकिन बेसिकली इसको अगर जमीन पर कोई वाहन है उससे भी लॉन्च किया जा सकता है, ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बेसिकली शुरुआत में जब इसको डिजाइन किया गया था तो एंटी आर्मर हमलों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन
बाद के जो इसके संस्करण बनाए गए वो सटीक ड्रोन हमलों के लिए यूज होते हैं, और इस केस में भी ड्रोन के द्वारा ही इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जो इसका हथियार निर्माता है वो लॉकहीड मार्टिन है, और वो इसको हेलीबॉर्न लेजर फायर और फॉरगेट मिसाइल के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जस्ट पता हो कि इतना सारा डिटेल नहीं भी पता हो तो हेलफायर R9X मिसाइल ये क्या है और बेसिकली किस कंट्री से संबंधित है, इतना अगर पता हो तो पीटी में काम बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कल की वीडियो में भी हम अपने कुछ टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, देन हम रेगुलरली पढ़ाई करेंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और हर घर तिरंगा इस अभियान को अगर सफल बनाने के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं तो अवश्य दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।